इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एक बहुत अच्छा बेस आपका 10th में आपको देगा। कुछ बेसिक टर्म्स आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे करंट। आपको मालूम नहीं कि करंट को जगह कुछ होता नहीं है और करंट को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सेल की। सेल या फिर आपके पास एसी का सोर्स है घर में, अल्टरनेट करंट। दो किस्म की होती है ना करंट, एसी करंट और एसी करंट, अल्टरनेट करंट और डीसी करंट। तो अल्टरनेट करंट हमारे घरों में आती है, क्या होते हैं? और डीसी करंट हम किस में यूज करते हैं? मोबाइल में, टॉर्च में, घड़ियों में, वॉल क्लॉक में, सब जगह हम क्या यूज करते हैं? डीसी। तो करंट जो है, करंट बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज जनरेटेड बाय द सोर्स। इट मे बी डीसी सोर्स, इट मे बी एसी सोर्स। बट सवाल यह है कि करंट बेसिकली क्या होती है? क्योंकि इस चैप्टर को अगर हमें बेहतर समझना है तो हमें तीन चीजें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। पहली चीज तो तुमको ये समझना पड़ेगा करंट क्या है। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस एक शब्द आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो कि हम सेल का वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब आप छोटा पेंसिल सेल लेने जाते हैं तो 1.5 वोल्ट होता है ना। फिर तीसरा होता है रेजिस्टेंस। और वैसे अगर लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया क्या कहलाता है? सेल। और रेजिस्टेंस जो होते हैं, रेजिस्टेंस दे आर द अप्लायंसेस, दे आर द अप्लायंसेस। रेजिस्टेंस जो भी है, हमारी घड़ी में जो सेल लगा है वो क्या है? उसके लिए घड़ी को रोटेट करना है उसको, है ना। तो ये यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा होगा, कहीं ना कहीं छोटी सी मोटर लगी हुई है जिसको रोटेट कर रही है। तो वो जब रोटेट कर रही है तो वहां पर करंट को रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा होगा। क्या करना पड़ रहा होगा? समझना रही बात। तो तीन चीजों को हम पहले समझेंगे और एक लॉ है ओम्स लॉ जिसको हम बेहतर समझेंगे। लास्ट में इस चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जूल्स हीटिंग इफेक्ट। क्या है? जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पावर भी एक टर्मिनोलॉजी, इसको हम समझने की कोशिश करें। समझना रही बात। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ करंट। करंट क्या होता है? करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, करंट। अब सवाल ये कि करंट होता है क्या भाई? फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है? फ्लो ऑफ, या हम कहें यूनिट टाइम में, किसी भी कंडक्टर में यूनिट टाइम में 1 सेकंड में मान लो जितना चार्ज फ्लो हो जाता है उसे क्या कहते हैं? करंट। मतलब आई कैन राइट आई बराबर क्यू बाई टी। यूनिट समय में, यूनिट टाइम में कितना चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। समझा कि नहीं? So current actually flow of positive charge होता है कि flow of electron? एक्चुअली देयर आर टू टाइप ऑफ करंट। मैंने तुम लोग को पहले भी बताया, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल करंट बेसिकली क्या होती है? जो बेंजामिन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले चार्ज का, उस दौरान में उसने पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को क्या माना था? करंट का फ्लो माना। लेकिन जब हम थोड़ा फिजिक्स ज्यादा अच्छे से जानने लगे तो हमें पता चला कि एक्चुअली चलता कौन है? इलेक्ट्रॉन चलता है। तो नॉन कन्वेंशनल तरीका अगर आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन चलने की डायरेक्शन को करंट मानते हैं, तो नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले को हम करंट चलने की डायरेक्शन काउंट करते हैं। समझ नहीं? मतलब पॉजिटिव चार्ज चलेगा। अगर नेगेटिव इस तरफ चल रहा होगा, अगर नेगेटिव का डायरेक्शन इस तरफ होगा तो पॉजिटिव क्या होगा? ऑटोमेटिकली इस तरफ चलेगा। समझ नहीं बात? तो हमें क्या करना है? कन्वेंशनल करंट के बारे में सोचना है। किसके बारे में? नॉन कन्वेंशनल के बारे में नहीं सोचना। कन्वेंशनल जिसमें पॉजिटिव चार्ज चलता है, क्या चलता है? समझ आए? तो आई बराबर क्या हो गया? Q by T। Q is the charge। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो आई बराबर इसकी यूनिट क्या हो गई? और टाइम यूनिट क्या हो गई? सेकंड। तो अगर मैं यहाँ पर 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे करता हूँ? करंट को किससे नापते हैं? एम्पियर से। मतलब छोटी यूनिट भी होती है करंट की। करंट की माइक्रो एम्पियर भी होती है, माइक्रो एम्पियर भी होती है, और क्या होती है? ठीक है, ये किसके बराबर होती है? 10 की पावर -6 एम्पियर। और ये किसके बराबर होती है? 10 की पावर -3। तो अब ये घड़ी जो है या कोई भी गैजेट जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक छोटे मोटे गैजेट आते हैं बहुत छोटे छोटे, उसमें आप एम्पियर में करंट चलाओगे तो हो गया काम। पूरा गैजेट का होगा, आग लग जाएगी। आपको करंट कैसा चाहिए? माइक्रो एम्पियर में करंट चाहिए। समझ में आ रहा है? मिली एम्पियर में चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे गैजेट में आप बड़ी करंट हो ना फ्लो कर दोगे। अभी हाँ, इस कमरे में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको आप एम्पियर में लेते हैं, है ना। लेकिन छोटे छोटे गैजेट में अगर मैं इसको डायरेक्टली अगर एसी सोर्स से जोड़ दूँ, उसको चार्जर लगा के, तो तोड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी कि नहीं? तो करंट समझ में आ गया यहाँ पर। मैंने कहा था 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करूँ इस फॉर्मूले के साथ? बताओ। 1 coulomb charge flowing per second. Charge flowed per per second. second. चार्ज टाइम Amount of charge flowed per second. 1 सेकंड इज 1 एम्पियर, है ना। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो भविष्य में जो साइंस लेंगे उनके लिए, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, क्या होता है? मोल का मतलब समझते हो ना? मोल बराबर क्या होता है? मोल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये हमारी SI यूनिट में माना जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे नापते हैं? मोल से। किससे? मोल बराबर कितना होता है? 6.2 × 10 की पावर। अगर मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें जितना चार्ज होगा उसे हम क्या कहेंगे? 1 फैराडे। क्या कहेंगे? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फैराडे। याद रखना भविष्य के लिए, ठीक है। क्लियर है? तो करंट के बारे में समझ में आ गया? करंट क्लियर है? किसी को डाउट? सर एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10 की पावर -90 कूलम। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। हाँ, तो अपन क्या करेंगे? अगर मेरे को 1 फैराडे की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूँगा? 1.6 × 10 की पावर 19 कूलम इंटू
6.022 into 10 की पावर, इसको सॉल्व करना होगा, समझ में आ रही है? एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये जो वैल्यू आएगी ये किसमें आएगी, कूलम में, और ये किसके बराबर होगी, 1 फैराड। समझ में आ रही है? इन द 1 फैराड इक्वल्स टू 1.6 into 10 की पावर 19 कूलम इनटू जितना 1 मोल में होता है। इसको हम लोग बड़ी क्लास में नियरली क्या ले लेते हैं, 96500 कितना, मतलब मोटे मोटे उसमें अगर हम बात करें राउंड फिगर में, राउंड फिगर में हम लोग क्या लेके चलते हैं इसको 9650 से कूलम 1 फैराड इसको, ठीक है? ये तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे इंटीग्रेटेड में पूछ सकता है। तो करंट बिल्कुल समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि करंट चले कैसे, उसको चलाना तो चाहिए ना यार, कार में करंट कैसे चलेगा भाई? करंट चलेगा, मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर, अगले जो हमारी टर्मिनोलॉजी है पोटेंशियल डिफरेंस, उस पर जाने वाला हूँ, समझ आने पर, क्योंकि दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सर्किट के लिए या किसी भी गैजेट के लिए। जब तक आप सेल निकालोगे तो आपका लाखों रुपए का कोई भी गैजेट सिर्फ 100 रुपए की बैटरी के चक्कर में नहीं चल पाएगा। DSLR के महंगे कैमरे यूज कर लो, लेकिन अगर सिर्फ उसमें बैटरी नहीं डली है तो क्या होगा? 100 रुपए की कीमत के चक्कर में तुम्हारा लाखों रुपए का गैजेट चल नहीं पा रहा है, तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं भाई? करंट पैदा करने के लिए मुझे एक सोर्स की जरूरत है कि नहीं? जब तक सोर्स नहीं होगा कैसे करेगा? तो वो जो सोर्स है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? पोटेंशियल का मतलब है ताकत। पोटेंशियल ताकत का डिफरेंस होगा तभी तो ताकत एक जगह से कम की तरफ चलेगी, चलेगी कि नहीं? अगर मान ले मेरे पास दो लोहे के गोले हैं, दो लोहे के गोले में एक बहुत गर्म है और एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर का है, और उसको मैं एक ऐसे बॉक्स में रखा हूँ लकड़ी के जिसमें इंसुलेशन का काम होगा, मतलब वो इंसुलेटेड होगा। क्या होगा? अब 2-4 घंटे बाद आऊँ तो क्या होगा? क्या होगा? क्या डिफरेंसेस आप चेक करोगे? बॉक्स गर्म होगा, और एक ठंडा गोला और एक गर्म गोले को मैंने एक साथ रख दिया एक इंसुलेटर बॉक्स में, तो क्या होगा? हीट किधर से किधर चलेगी? गर्म की से ठंडे की तरफ चलेगी कि नहीं? इसका मतलब है जहां पर हीट का पोटेंशियल ज्यादा था, हीट का पोटेंशियल ज्यादा वो किधर चलेगा? कम पोटेंशियल की तरफ। सेम विद द बैटरी एंड इलेक्ट्रिसिटी सोर्स। जो बैटरी होती है उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक तरफ चार्ज ज्यादा होता है, एक तरफ। जब आप तार से कनेक्ट करते हैं, मान लो ये मेरे पास बैटरी है, ठीक है? अगर मैं ये मेरे बैटरी का एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, ठीक है? अगर मैं इसको तार से कनेक्ट कर दूं दोनों टर्मिनल को, तो क्या होगा? और यहाँ कोई गैजेट लगा तो होगा क्या? जिस तरफ चार्ज ज्यादा होगा, ऑब्वियसली एक नई बैटरी होगी तो काफी डिफरेंस होगा। अच्छा, एक तरफ ज्यादा चार्ज होगा, एक तरफ बिल्कुल नहीं। तो जब आप इसको तार से जोड़ोगे तो चार्ज क्या करेगा? लो करना शुरू करेगा। किससे? गैजेट से होते हैं। बेसिकली ऑस्मोसिस जैसा ही, जैसे ऑस्मोसिस में हाई कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं, और तब तक जाता है जब तक कि दोनों तरफ इक्विलिब्रियम में हो जाए। सेम यहाँ पर भी है, सेल डेड हो गया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम हो गया। सेल के अंदर क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन चल रही है। क्या चल रही है? आपको मालूम है कोई भी सेल जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? और उसके अंदर केमिकल भरे होते हैं पेस्ट के फॉर्म में, और वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को जनरेट करते हैं। देयर आर टू पार्ट, एनोड एंड। सेल में जो एनोड पार्ट होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। सेल का एनोड क्या करता है? वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है। किस तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन? कैथोड की तरफ। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि आपका केमिकल एक ही डायरेक्शन में चलता है। केमिकल एक थोड़ी देर बाद क्या होगा? प्रोडक्ट बनाते बनाते खत्म हो जाएगा, और फिर दोनों तरफ रिएक्शन चलने लग जाएगी। क्या होगा? तो कहने का मतलब है कि सेल डेड हो जाएगा। जब पूरा फॉरवर्ड रिएक्शन खत्म हो जाएगी और बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों चलने लग जाएगी तो सेल कहाँ से काम करेगा? जब तक केमिकल रिएक्शन एक डायरेक्शन में चल रही थी तब तक सेल काम कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ? इसका मतलब इट बेसिकली द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 यूनिट ऑफ चार्ज। यस, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं लूंगा तो एक यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इट इज बेसिकली वर्क। अब हम देखते हैं क्या होगा, ठीक है? मुद्दा समझ में आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस एक्जेक्टली क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है कि भाई चार्ज का डिफरेंस वाला एक ऐसा ऑब्जेक्ट लाओ जिसमें एक तरफ चार्ज ज्यादा हो, एक तरफ वो मेरा सेल हो गया। अब मैं उसको एक तरफ से तार लगा के अपने गैजेट में से या किसी सर्किट में से गुजार दूं तो होगा क्या? करंट लो कि कहां कब तक लोगे? जब तक जहां पर कम रहेगा। अब दोनों तरफ बराबर पोटेंशियल हो जाएगा तो क्या सेल चलेगा? क्या खत्म हो जाएगा? क्या होगा? और हम कहते हैं डेड हो गया। सो अगर मेरे पास प्राइमरी सेल है, आप इस वाले एग्जांपल लेते हैं, सेल है 1.5 वोल्ट्स का है, तो मतलब उसको हर एक चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाने के लिए 1.5 वोल्ट्स ऑफ जूल 1.5 जूल ऑफ वर्क करना पड़ता है। देखो E बराबर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है। इसको पोटेंशियल बराबर क्या होता है? W/Q। कहने का मतलब है इसको अगर मैं इसको नापते किससे हैं? वोल्ट से। किससे नापते हैं? वोल्ट से। तो अगर मुझे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्क्राइब करना, क्या करना है? 1 वोल्ट को डिस्क्राइब करना है तो मैं क्या लिखूंगा? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। इसका मतलब है यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में कितना वर्क खर्च हो रहा है? 1 जूल का, तो उसको अपन क्या कहते हैं? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वैसे किसी भी कंडक्टर में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क होता है उसे अपन क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब दो डेफिनेशन हो गई, एक तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस की हो गई और दूसरा 1 वोल्ट की डेफिनेशन। सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। 1 वोल्ट क्या होता है? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, छोटा सा आएगा 1 नंबर का। डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे करके आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। नहीं, बेसिकली सर मेरा डाउट था, एक सेल है वो 1.5 वोल्ट्स का है, तो फिर मतलब उस सेल को एक
उसको 1 यूनिट ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए 1.5 जूल वर्क हो रहा है 1.5 जूल वर्क हो रहा है टोटल। तो इसको मेजर किसमें करते हैं? वोल्ट में। वोल्ट में ही तो नापेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। यूनिट पूछ रहे हो कि इंस्ट्रूमेंट पूछ रहे हो? यस ओके। नापते किसमें है तो यहाँ पर दो चीजें हो जाती है। नापते किसमें भी वोल्ट में नापते हैं। किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से। अच्छा मैं यहाँ पर बताना भूल गया, करंट को किससे नापते हैं? अमीटर से। करंट को किससे नापते हैं? अमीटर से। और यहाँ पर बहुत अच्छी चीज मैं बताता हूँ कि अमीटर जो होता है उसको हम सीरीज में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? याद है पिछले टाइम में पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था उसको सीरीज में लगाते हैं। सीरीज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास सर्किट है इस तरीके का, यहाँ पर आपका सेल लगा हुआ है, तो अगर आपको अमीटर लगाना है तो आप यहाँ पर ऐसे सर्किट में डायरेक्टली जोड़ देंगे। क्या करेंगे? समझेंगे नहीं? तो इसको कहते हैं सीरीज में लगाना। और वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं? वोल्ट मीटर को लगाने का तरीका थोड़ा सा, इसको हम यहाँ से जोड़ते हैं। कैसे? ऐसे। ये डिफरेंस है। कोई बता सकता है इसका? मैंने लास्ट टाइम बहुत एक्सप्लेन किया है ना। क्या क्या रीजन था? इसको सीरीज में क्यों नहीं लगाते? इसको सीरीज में लगाते हैं क्योंकि इसका खुद का रेजिस्टेंस क्या होता है? तो क्या रीजन है? इसका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। वोल्ट मीटर तो वोल्ट मीटर का वोल्ट रेजिस्टेंस, का नाम होता है। वोल्ट मीटर को टर्मिनल के एंड पे डिफरेंस नापना है। किस पे? यहाँ पर नापना है डिफरेंस। और इसको क्या है, यहाँ से करंट गुजारनी है और बताना है कि कितना करंट है। तो अमीटर का खुद का रेजिस्टेंस अगर कुछ होगा तो रियल करंट तो गड़बड़ हो गई आपकी। तो अमीटर को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि उसका खुद का रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। रेजिस्टेंस का मतलब है करंट को रोकना। तो वोल्ट मीटर का रेट क्या है? वोल्ट मीटर में क्या होता है? बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, इसलिए अगर मैंने इसको सीरीज में गलती से लगा दिया तो करंट आगे बढ़ेगी ही नहीं। समझ में आ रही बात? ऐसा कितना रेजिस्टेंस रहता है? वैसे तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका रेजिस्टेंस वैसे इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? तो फिर इसका मतलब करंट फिर आगे फ्लो ही नहीं कर पाएगा। हाँ इसीलिए ना आपको, हम इसीलिए तो सीरीज में नहीं लगा रहे हैं। अगर पैरेलल में भी लगाएंगे तभी अरे पैरेलल में करंट तो मैक्सिमम यहीं से जाएगी ना। भाई को एक चीज बता रहे हो, तुम्हारे घर के जाने के दो रास्ते हैं यहाँ से, है ना। मान लो अभी गणेश जी का सीजन आ जाएगा तो बहुत गणेश जी चल रहे हैं उसमें ट्रक में और लड़के बच्चे नाच रहे हैं सब सामने, तो तुम कौन सा रास्ता चूज करोगे? जहाँ पे कुछ करना हो। भीड़ ना हो। यानी भीड़ भाड़ ना हो। तो करंट जब यहाँ से चलेगी, यहाँ से करंट आएगी तो यहाँ से किस रास्ते को प्रेफर करना वो चाहिए? वाले वोल्टमीटर वाले। सीधा नहीं जाएगी ये वाली। सीधा सीधा जाएगी। कहाँ जाएगी? सीधा जाएगी। वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको नाप के दे देगा कि यहाँ पर इतना और यहाँ पर डिफरेंस इतना था। अच्छा तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है। वहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है क्या? भाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि एटम्स, आप मतलब देखो क्या होता है रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। अभी रेजिस्टेंस हालांकि मुझे बाद में बताना चाहिए लेकिन मैं तुमको पहले ही बताऊँ। एक कार कंडक्टर मैंने बनाया जिसमें एटम्स हैं, किसके? मेटल के, ठीक है। नॉर्मल एक मैंने मेटल का टुकड़ा लिया और इलेक्ट्रॉन क्या है, ये जो आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? पॉजिटिव का है। ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक, बहुत बन करता है। अब अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो उसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को चलते वक्त ऑब्स्ट्रक्शन बहुत झेलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑब्स्ट्रक्शन झेलना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन में वहाँ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ और दो चार एटम डाल देता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ रास्ते को। क्या करता हूँ? अब इलेक्ट्रॉन क्या अपनी आसानी से जा पाएगा? जब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जाएगा, जैसे मान लो कई बार क्या होता है ट्रैफिक जाम हो जाता है, होता है वहाँ पर गर्मा गर्मी होती कि नहीं? स्पीड तो स्लो हो ही जाती है गाड़ी की, और गर्मा गर्मी आती कि नहीं? आवाज़ सुनाई देती है कुछ कार के अंदर से, एक दूसरे को दिए रहते हैं ज्ञान, है देखा है ना, बहुत बड़े अच्छे शब्दों में, है ना, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बड़ी अच्छी सी बात होती रहती है, और बहुत कुछ कर रहे टाइप के ड्राइवर रहते हैं तो वो और। ड्राइवर था तो तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये रास्ता है करंट के लिए, एक ये और जो पहले वाला था, किससे जाना पसंद करेंगे? यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। बस तो उस वाले सर्किट में क्या होगा? यहाँ पर सीधे सीधे चले सीधे जाएगी। तो ये एक्जैक्टली आपको क्या बता बट रहा है? सब करंट जो है वोल्ट मीटर से पास नहीं होगा तो फिर पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस का काम सिर्फ इस तरफ कितना चार्ज का एक्यूमुलेशन और इस तरफ कितना है, उसको डिफरेंस बताना है इसको। बट सब तो सर जब सर्किट बंद होता है तो उसमें क्या वो इलेक्ट्रॉन्स पे सेम स्पीड में हाँ सब अपनी अपनी जगह पे स्थिर हो जाता है, जो जहाँ है वही फ्रीज क्या हो जाता है? स्टैच्यू फ्रीज हो जाता है। समझ में आ रही बात? जब सर्किट क्लोज कर देते हो आप, मतलब ऑफ कर देते हो, तो क्या होता है सारे इलेक्ट्रॉन जहाँ थे वहीं हो जाते हैं। समझ में आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस को किससे नापा जाता है? वोल्ट मीटर से। इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर को हम किससे लगाते हैं? हमेशा पैरेलल। आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस नाम से ही जाहिर है क्या करता है? रेजिस्ट करता है। क्या करता है? जब वो रेजिस्टेंस होता है, जैसे मैं कह रहा था ना कि सड़क में अचानक से जाम लग गया, गाय सड़क पे बैठी हैं, चारा चबा रही हैं, कोई उनको उठा नहीं रहा है, बल्कि उनके अगल बगल से कहा बोले कौन पड़े, वैसे गाय से कौन पंगा ले आजकल की डेट में, है ना। पता चला कोई किसी दूसरे नजरिए से देखे बोले ये मार रहा है, उसमें ही दंगे हो जाए। क्या हो जाए? ठीक है। तो भाई क्या करना है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट का स्लो डाउन होना, ना कि करंट का रुक जाना।
रुकती नहीं है, बड़ा स्लो चलने लगती है। जैसे मान लो एक बड़ा अच्छा कार्टून दिखाया था पीछे वाला, याद है तुमको? ऐसा एक कंडक्टर था और ऐसा करके वो यहाँ से जा रहा था, फिर ऐसा हो गया, यहाँ करंट इलेक्ट्रॉन चार्ज जा रहे थे इधर, है ना, खूब सारे चार्ज इधर से इधर जा रहे थे, अचानक से रास्ता क्या हो गया, सकरा हो गया। सकरा हो गया तो फिर क्या हुआ, वहाँ पर स्लो डाउन होंगे इलेक्ट्रॉन, या चार्ज क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे आपस में क्या होंगे, स्लो डाउन होंगे, ताकि तो छोटे से रास्ते से निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, और रेजिस्टेंस क्रिएट होता है ना तो हमेशा गर्म होता है कंडक्टर। क्या होता है, गर्म होता है। समझ आ रहा है? तो रेजिस्टेंस अगर आपको बढ़ाना, जैसे बल्ब होते थे पुराने जमाने में, उसमें क्या लगता था, टंगस्टन। टंगस्टन क्यों लगाते थे? अब नहीं करते। इसकी वजह से रेजिस्टेंस वो हाई हो आजकल तो जाता है। एलईडी आ गए। यस, रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, वो हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से टंगस्टन लाइट अप होता है। यस, वो गर्म होगा, और वो गर्म होकर क्या करेगा, लाइट फेंकेगा। क्या करेगा, समझ आ रही बात, क्लियर? कोई डाउट? रेजिस्टेंस समझ में आ गया? यस तो रेजिस्टेंस को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने ढूंढा था, उसका नाम था ओम्स लॉ। ओम्स नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले एक लॉ बनाया था जिसके जरिए रेजिस्टेंस को समझाने की कोशिश की। समझ आ रही बात? तो वो लॉ क्या था, बड़ा सिंपल सा लॉ था, और उन्हें ये एक्सपेरिमेंटल लॉ था। क्या था, इवन विस्परिंग कैन रिकॉर्ड। ठीक है, समझ में आया? तो ओम्स लॉ ने क्या किया था, क्या एक्सपेरिमेंट था, मैं आपको अगर वैसे ही बताऊं तो लाइक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। देखो उसने क्या किया था, मैं बिल्कुल रफ डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। जैसे कि उन्हें कहा गया था v is directly proportional to I। ओम्स ने क्या बोला था, v is directly proportional to I। इसका मतलब क्या है भाई, अगर अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो अपना करंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास 4 सेल है और 4 सेल को आपने जोड़कर करंट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो 4 सेल का करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। एक सेल लगाओगे तो कम करंट होगा, 2 सेल लगाओगे तो थोड़ा ज्यादा करंट मिलेगा, 3 सेल लगाओगे थोड़ा सा और ज्यादा करंट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ाने से नंबर ऑफ, कॉम्प्लेक्स चलाया। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर एक सर्किट में लिया, V लिखा और यहाँ पर I लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पर V को रखा 2 वोल्ट, कितना रखा, तो करंट मुझे मिल रही थी मान लो 4 एम्पियर की मिल रही थी, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, 4 वोल्ट कर दिया, करंट मुझे कितनी मिल रही, 8 एम्पियर। फिर मैंने क्या किया, 6 एम्पियर कर दिया, 12 एम्पियर। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक इन दोनों का रेशो, इन दोनों का V बाई I का जो रेशो आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमेशा 1:2 आ रहा है। इसका मतलब कांस्टेंट आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? इसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वो आया कैसे था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, को मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू R I। R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है, R इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ से R बराबर क्या हो गया, VI V अपॉन I। तो R क्या होगा, रेजिस्टेंस कहलाता है, यूनिट क्या होती है, ओम्स। अरे डाउट था इसमें। हाँ बोलो, आने बोलो, नहीं है वो है। आई तो बेसिक पूछ लेता वैसे कुछ वो तो नजदीक बैठा वैसे। सर मेरा डाउट ये था कि जब आपने बताया कि रेजिस्टेंस में क्या होता है, जहाँ पे पाथ छोटा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को मतलब वहाँ पर चार्ज को चलने में चार्ज को चलने में स्मूथली नहीं चल पाते। तो धीरे हो जाते हैं, तो वहाँ से मतलब गर्मी पैदा होने लगती है जूल मीट के कारण। तो सर में वायर्स में भी आग लगती है, क्या यही कारण होता है? ज्यादातर आग कब लगती है, बता, ज्यादातर कब लगती है, जो कंटिन्यूसली गर्मी के दिनों में कब लगती है। बाहर से भी गर्म हो जाते हैं। बरसात में जो लाइट जाती है उसका रीजन वो नहीं रहता, बरसात में तो पेड़ गिर गया, आयन सल्फर। पानी गिर गया, सर्किट टच हो गए। गर्मी के दिनों में आप देखना सबसे ज्यादा आग लगती है। क्यों? वायर गर्म हो जाते हैं, वहाँ से भी हीट है, वोल्टेज ज्यादा है। यस, देखो 2 चीजों से रेजिस्टेंस बढ़ता है, एक तो मटेरियल क्या है, लेंथ क्या है ना, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यू विल सी दैट। और सबसे बड़ा, गर्मी ज्यादा होती है तो जब मेटल गर्म होता है तो उसके जो आयंस होते हैं मेटल के, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, दे स्टार्ट। तो भाई इलेक्ट्रॉन जो स्मूथली जा रहा था पहले, अब एटम वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन स्मूथली जा पाएगा क्या, अभी परसों यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर डल गया था। समझ में आ रही बात? तो ये जो रीजन होता है, मोस्ट ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ हीट। क्या होता है, आग लगने का मेजर कारण क्या होता है, हीट। तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पर हमने आर को क्या रखा, रेजिस्टेंस रखा। क्या रखा, और यूनिट क्या होती है इसकी, आर की यूनिट क्या होती है, ओम। समझा, याद रखना, आर की यूनिट क्या होती है, ओम। नाउ विल सी दैट ये जो रेजिस्टेंस है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये जो रेजिस्टेंस है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज ये किस पे डिपेंड करेगा, आर डिपेंड्स ऑन मटेरियल। Length, किसमें? टेम्परेचर, एरिया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लंबा वायर है मेरे पास तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। लंबा वायर होगा तो रेजिस्टेंस। और दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसमें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सर ये क्रॉस सेक्शन का होता है। बताओ। क्रॉस सेक्शन वाला ये है, इसमें ये वाला एरिया ऑफ ये जो है ना, ये तो लेंथ हो गई, इधर देख, ये जो यहाँ से दिख रहा है ना तेरे को, ये कह रहा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ आ रहा है, जैसे बॉटल है तो बॉटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये। समझ में आ रही बात? तो मुझे एक चीज बताओ, ये 2 चीजों में एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमसे। मेरे पास ये लोहे की रॉड थी, ठीक है, इसको मैंने कूट के चपटा करके एक मोटा सा सिक्का बना दिया, सिक्का इतना मोटा, तो ऑब्वियसली उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। अब मैं दोनों को तार में लगा रहा हूँ, मतलब सर्किट में इस तरीके से लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले तो मैंने रॉड को लगाया था, है ना, और दूसरे केस में मैंने क्या किया, जो सिक्का बनाया था इसको लगाया। मुझे बताओ रेजिस्टेंस किसमें जाता है, एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है।
ऊपर ऊपर लेंथ ज्यादा लेंस है। आता है। क्योंकि मैंने क्या बोला यूनिवर्सली Inversely प्रोपोर्शनल है बट area। सर दोनों का एरिया अगर अपन देखें तो सेम ही है। नहीं, अच्छा मुझे एक चीज बता, यहाँ पर चार्ज को कितनी दूरी तय करनी है? यहाँ ज्यादा दूरी तय करनी है, यहाँ ज्यादा दूरी? ऊपर वाले ऊपर वाले। नॉट वाला। क्रॉस सेक्शन में तो बहुत एकदम से आप गली से 6 लेन पे आ गए। किसमें आ गए? ज्यादा गली में आपको समझ में नहीं कि कैसे चलाओ यार। अचानक से गली से निकले और आपको एकदम से 6 लेन मिल गए। ये वाला केस है। ओके तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम हो। समझ में क्लियर है? तीसरी चीज किस चीज पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी, और लास्ट में किस पे? नेचर ऑफ। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसका होता है टंगस्टन मेटल में, और सबसे कम कीमती का होता है कॉपर, सिल्वर, Platinum. गोल्ड। ये सारी मेटल क्या होती हैं? दे आर हैविंग लीस्ट रेजिस्टेंस। दे आर मैंने कहा नहीं है, सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, लेकिन आप चांदी की वायरिंग नहीं करा सकते ना यार। इतना महंगा एल्युमिनियम भी हो सकते हैं। हाँ? आप घर से जाओगे, चोर आके आपकी वायरिंग उखाड़ ले जाएगा, वहां से स्विच ऑफ करेगा। हाई रेजिस्टेंस मतलब किसी भी उसकी पावर ज़्यादा स्लो डाउन करने की पावर भी है। समझ में आ रहा है? एक और टेम्परेचर पे हमेशा डिपेंड करता है क्या resistance? ऑब्वियसली हमेशा अगर आप टेम्परेचर कम कर दो ना, मान लो मेरे पास ये टुकड़ा है कोई, मैंने इसको रूम टेम्परेचर पहले गर्म किया, मान लो इसको 100 तक गर्म किया और इसका रेजिस्टेंस निकाला, मान लो कितनी वैल्यू आई? समझ लो करीब 10 ओम आई। कितनी है? इसको मैंने ठंडा किया, रूम टेम्परेचर हो गया। अब जब मैं इसका रेजिस्टेंस निकालूंगा तो दैट विल बी अराउंड 5 ओम। कितना है? ऐसा मटेरियल पे भी मैंने उठाकर इसको कहाँ रख दिया? फ्रिज में। इसमें रख दिया, और जब उसको सर्किट में जोड़ा तो मैंने देखा इसका 2 ओम आ रहा है। इसका मतलब साफ साफ जाहिर है कि किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? उसका टेम्परेचर। बट जो सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। सेमीकंडक्टर में मैं करंट ऑब्वियसली स्लो बढ़ता ही है, वहाँ तो रीजन कुछ और होता है Resistance भी ज़्यादा ना। होता है। एनपीएन और पीएन की जो वो बनता है ना, मालूम है तुमको सेमीकंडक्टर? तो फिर कोई मतलब नहीं डिस्कस करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, जर्मेनियम जैसे सिलिकॉन जैसे एलिमेंट के आसपास या तो हम फॉस्फोरस या फिर एल्यूमिनियम टाइप के आइटम को रखते हैं, तो वो अलग बहुत ही अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, उसको बनाया जाता है। ठीक है, एनपीएन और पीएनपी जंक्शन से वो बनते हैं। क्लियर? नाउ अब यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं साथ में ले लूँ तो क्या रिलेशन बनेगा? इसको और इसको अगर मैं साथ में जोड़ना चाहूँ तो क्या रिलेशन? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ठीक है, यहाँ पे से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। यहाँ पे से मुझे क्या करना R is पड़ेगा? equal to आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। दिस इज कॉल्ड रो। क्या कहलाता है? रो क्या? रो इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बेसिकली। हाँ, इसको रो लिख लो। रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कैन यू डिफाइन रो? क्या यहाँ से हम देखकर रो को डिफाइन कर सकते हैं? हां तो इस वाले रिलेशन से क्या मैं रो को डिफाइन कर सकता हूँ? हां सर, रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। नहीं नहीं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सर ये थोड़ा कभी भी अगर आपको डिफाइन करना है, यहाँ पर अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ, इसको रो, तो मैं लिखूंगा रो बराबर क्या होगा? आर ए अपॉन एल ओवर। यानी कि सर यहाँ रो कांस्टेंट है। यस, वो तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और यहाँ पर रो को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो रो को एक तरफ ले जाओ। अब आपके पास कोई मेटल का टुकड़ा है, मान लो मेरे पास एक मेटल का टुकड़ा है, ये क्यूबिक शेप में, किस शेप में? अब मैं इस क्यूब को कह सकता हूँ, इस क्यूब को जो कि जिसका की जो लेंथ मैंने ली है, एज लेंथ, वो है यूनिट। उसकी लेंथ कितनी है? यूनिट, मतलब 1 मीटर हो सकती है, 1 सेंटीमीटर हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ यहाँ से इसको मैंने सर्किट में जोड़ दिया करंट से, तो अभी करंट कैसे फ्लो कर रहा है? कितने लेंथ के कंडक्टर में फ्लो कर रहा है? यूनिट लेंथ के। अरे लेंथ कितनी हुई ना? यूनिट लेंथ। और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हुआ? पढ़ा नहीं यार, देखो चलो बताओ इसका। यहाँ पर मैंने जो क्यूब लिया है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 1 यूनिट है। कितनी है? उसका एरिया कितना होगा? 1 यूनिट स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ पर एरिया की जगह मैं क्या रखूँ? 1, लेंथ की जगह क्या रखूँ? 1 है ना? तो रो बराबर क्या हो गया? आर। तो अब रो को आप डिफाइन नहीं कर सकते क्या? रो इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। एक ऐसा कंडक्टर आपने लिया, एक ऐसा कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ कितनी है? 1 यूनिट, और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 यूनिट स्क्वायर। अगर आपके पास कोई भी ऐसा मेटल का टुकड़ा है जिसकी लेंथ कितनी है? 1 यूनिट, और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 यूनिट स्क्वायर। ऐसे किसी भी कंडक्टर का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। सर ये सिर्फ इसी केस पे एप्लीकेबल होता है। यूनिट लेंथ पे हमेशा। वो इक्वल। हाँ, हमेशा यूनिट लेंथ पे। तो ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। 2 और 3 हो गया तो ये रो डिफाइन नहीं करता। रो डिफाइन करने के लिए आपको लेंथ भी क्या लेनी पड़ेगी? 1 यूनिट। तो डेफिनेशन निकालना है ना, क्योंकि वो डेफिनेशन भी डेफिनेशन के हिसाब से तो मनी लेना पड़ेगा अच्छा ना। डेफिनेशन की बता। समझना है? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझ में आ गया, इसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, चूंकि ये कांस्टेंट है, ये किसी भी मेटल के लोहे के टुकड़े के लिए साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। ये साइज पे डिपेंड, चाहे बहुत बड़ा ब्रिज बना हो तो भी अगर आपसे पूछेगा कि आयरन का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, तो आप एक फिक्स
बताओगे नंबर ये इतना होता है, चाहे वो छोटा टुकड़ा हो चाहे, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या कह दिया है 1 यूनिट एरिया स्क्वायर, इसको एरिया क्रॉस सेक्शन कितना कर दिया 1 यूनिट स्क्वायर कर दिया, और लेंथ क्या कर दिया, तब चाहे जितना ही बड़ा टुकड़ा लो चाहे कितना छोटा टुकड़ा लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन यानी कि सर रो जो है उस पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। यस। रो तो सब मेटल के लिए अलग अलग होगा, रो क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का चलना या चार्ज का चलना किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल के ऊपर है ना। यहीं से एक दूसरा शब्द भी आता है जिसको अपन कहते हैं कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी का मतलब होता है, इसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? 1/रो। ग्रीक लेटर है क्या? कापा, कापा या कापा। सर ये क्या है? ये कापा है, कापा इज नथिंग बट इट इज अ ग्रीक लेटर व्हिच रिप्रेजेंट इज अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। वो क्या था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसका रेसिप्रोकल क्या होता जैसे है? कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम रेजिस्टिविटी था, इसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का क्या नाम है उसका? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कहेंगे कंडक्टिविटी। तो ये बेसिकली होती क्या है? बेसिकली ये भी वही है। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहे तो क्या कहेंगे? मैं उसको क्या बोल रहा था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की क्या डेफिनेशन बताया था मैंने? यूनिट लेंथ का उस टुकड़े का जिसकी की लेंथ कितनी थी 1 यूनिट, और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना था 1 यूनिट स्क्वायर। ऐसे किसी भी टुकड़े का जो भी रेजिस्टेंस है उसको अपन क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आपको सिर्फ इतना करना है, आपको डायमेंशन सेम रखना है, लेंथ कितनी रखना है 1 यूनिट, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना रखना है 1 यूनिट स्क्वायर। ऐसे किसी भी मेटल टुकड़े में जितनी भी करंट फ्लो होती है, जितनी भी करंट, जितना भी उसका कंडक्टेंस होता है उसको अपन क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। समझ आएगा? अंडरस्टैंडिंग 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज अ कंडक्टिविटी। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/r बराबर c भी लिख सकते इसकी सर ऐसा यूनिट क्या होती है कंडक्टिविटी की? हैं। इसकी कंडक्टिविटी बताओ यहाँ से क्या होगी ऐसा यूनिट? यहाँ r की कितनी होती है? आर की ओम होती है r की होगी ओम 1/, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर से मीटर घटा रो पर क्या हो गया? ठीक है, ये किसकी हो गई? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की हो गई। अब तुमको किसकी चाहिए? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे कप्पा बराबर क्या लिखेंगे 1 ओम मीटर। तो क्या हो गया? ओम इनवर्स ओम उसका सही रेंज क्या है? थोड़ा सा बता दीजिए। कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपके पास यूनिट लेंथ का एक मेटल का टुकड़ा है जिसका कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 यूनिट स्क्वायर। क्या है? ऐसे किसी भी टुकड़े का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। ऐसे किसी टुकड़े का जो भी कंडक्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? कंडक्टिविटी कहेंगे। कपा। सर एक डाउट था सर, आपने तो शुरू में एक बताया था कि मतलब एक कोई भी मेटल, मतलब मेटल का कोई भी पीस लिया, उसके अंदर अगर मतलब उसके एटम ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को चलने में दिक्कत होगी, लेकिन सर वो एटम ज़्यादा नहीं है, एटम रैंडमली है, गर्म होने का वाइब्रेट कर रहे हैं या अपोजिट तरीके से लोकेटेड है। तो सर उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सही से चलने का मतलब सही से नहीं चलता है वो। लेकिन सर अगर अपन देखा जाए तो उसके अंदर वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो तभी चलते हैं जब बैटरी कनेक्टेड हो। तो सर अगर ऐसे ही नॉर्मल अगर कोई पड़ा हुआ है उसके अंदर अगर एटम ज़्यादा है तो वैसे ही गर्म नहीं लगेगा अगर उसके अंदर। हाँ तो हम उसको क्या कहते हैं? टंगस्टन भी यूज़ करा जाए क्योंकि रेजिस्टेंस उसका बहुत ज़्यादा था ना, इसका मतलब वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा था। उस मेटल का जो स्ट्रक्चर है उसका ऐसा स्ट्रक्चर है कि एटम जो आयंस जिन इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद एटम बचे वो क्या कर रहे हैं? उन इलेक्ट्रॉन को स्मूथली चलने नहीं दे रहे। तो सर इसका मतलब है कि बड़े-बड़े की तरह होने लगे। तो मतलब कहीं पर भी कोई भी अगर आप किसी भी अप्लायंसेस को, इवन एसी को भी देखो बाहर गर्म है, आपको मोबाइल भी गर्म होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? चार्जिंग के अलावा सब चीज़ गर्म होती है, इवन कोई भी ऐसा अप्लायंस नहीं जो गर्म ना हो। चलें जब स्टार्टिंग तो नहीं हो सकती। हाँ तो भाई टाइम लगेगा ना इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रक्शन झेलने में, फिर उसको उसका इम्पैक्ट करना। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये भी आपको जो मैंने बता दिया कापा, और ये कापा भी कहते हैं, कापा भी कहते हैं, whatever you want to use। रेजिस्टिविटी मालूम होना चाहिए, रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये मालूम होना चाहिए अच्छे से। रेजिस्टेंस का मतलब भी समझा दिया मैंने। रेजिस्टेंस क्या होता है? जिस चार्ज को फ्लो होने में रुकावटें आना। क्या होना है? हाँ, फ्लो चार्ज जो है आसानी से फ्लो नहीं कर पा रहा है तो पक्का वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ रही बात? नॉर्मली मतलब सर्किट के वायर्स में भी हाँ हाँ, रेजिस्टेंस तो किसी भी इवन चांदी का भी अगर तुम सर्किट बनाओगे ना वो भी रेजिस्टेंस लेकिन कम होगा। रेजिस्टेंस जो होता है रोक रहा है करंट को, तो आसानी से कहाँ जाने देगा? तो सर लाइट बल्ब पे टंगस्टन इसलिए लगा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस और वो लाइट गर्म होता है। गर्म हो और वो लाइट प्रोड्यूस करे। यस, ठीक है। नाउ कम टू, अब सवाल ये है कि किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को हम कई तरीके से लगा सकते हैं, मेनली 2 तरीके से तो लगा ही सकते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से सर्किट में लगा सकते हैं। समझ आ रही बात? सबसे पहला तरीका होगा सीरीज। क्या? हाँ बोलो। क्या? वेरिएबल रेजिस्टेंस एक मशीन होती है जिसके जरिए आप उसमें रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं सर्किट। वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तुम जो रियोस्टेट कहते हैं उसको क्या कहते हैं? रियोस्टेट कहते हैं। ऐसा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 स्टेट ऐसे लगे रहते हैं, और यहाँ पर एक स्विच रहता है जिसको आप सरका सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको सर्किट पे हम जोड़ देते हैं, एक तार को इधर से एक तार को उधर से। तो अब ये जो हैंडल लगा है ना इसको सरकाने से
आप रेजिस्टेंस को वेरिएबल मतलब बदल सकते हैं। आपको 2 ओम चाहिए तो 2 ओम पे सेट कर लो, थोड़ा सा और कसका दो तो बढ़ जाएगा, और कसका तो बढ़ जाए। तो अलग अलग किस्म के रियो स्टेट आते हैं मार्केट में। क्या आते हैं? रियो स्टेट। क्या करता है कि टेम्परेचर बदल देता है, रेजिस्टेंस बदलता है। रेजिस्टेंस तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट बढ़ा देता हाँ, रेजिस्टेंस अगर बढ़ाना है किसी सर्किट में, है, इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट हाँ मतलब पुश कर देता है इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं कर रहा है, रोक रहा है, बार बार गलत शब्द मत यूज करो। रेजिस्टेंस का काम क्या है? स्लो डाउन करना। इलेक्ट्रॉन को खाना भी नहीं, सिर्फ स्लो डाउन करना। क्या करना? करंट उतनी ही सर्किट में चलेगी। करंट तो कभी भी रेजिस्टेंस लगाने से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उस पर्टिकुलर पार्ट में क्या होगा? करंट थोड़ा सा स्लो चलेगा जरूर। भाई अगर यहाँ से मैं जबलपुर के लिए 100 कार रवाना कर रहा हूँ और बीच में पुलिया वुलिया पड़ गई या कच्चा रास्ता पड़ गया, और कल मैंने उनको बोला 10 बजे तक रिपोर्ट करो वहाँ पर जबलपुर, तो बीच में स्लो डाउन में पहुंचेंगे तो 100 की 100 कार ना। इट डजंट मीन कि खत्म हो गई कार, गिर गई पुलिया में, बर्बाद हो गई कार तो पहुंची, लेकिन क्या हुआ? स्लो डाउन हो गई। क्या हो गया? तो ध्यान रखना, जब रेजिस्टेंस लगा रहता है सर्किट में, ये समझ में आ रही है कि नहीं? रियो स्टेट कहते हैं इसको, वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड। सीरीज का मतलब है ऐसे लगे रेजिस्टेंस, कैसे? R1 R2 एक ही काम में, एक के बाद एक के बाद। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या समझे? अब रेजिस्टेंस को हम ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। देखो ये R1 R2 है, 3 तरीके से लगा सकते हैं। पैरेलल और सॉरी 2 तरीके से लगाते हैं, तीसरा तरीका भी दोनों को मिक्सचर करके लगा सकते हैं। मतलब दोनों तो सवाल ये कि ये सीरीज है और वो हाँ क्या बोल रहे हो? सर ऐसे लगाने पे कोई फर्क अभी पड़ेगा? आता है ना, अभी आता है। पहले फार्मूला देख लें दोनों की क्या है। ठीक है, तो सीरीज में क्या हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शब्द यूज करूंगा यहाँ पर। क्या यूज करूंगा? मतलब तीनों का कंबाइंड इफेक्ट को क्या कहेंगे अपन? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे? तो लेट्स सी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसका क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान लो मैंने यहाँ पर 2 ओम के रेजिस्टेंस लगा दिए, कितने? तो यहाँ टोटल कितना हुआ? 6 ओम है, और यहाँ पर 2 + 2 ये कौन सा 1.2 है? 1.2 है। 1/R बराबर कितना हुआ? 3/2 है, R बराबर कितना होगा? 2/3। Can anybody tell me what is the advantage of the parallel connection compared to? इक्वल चार्ज। सर जो पैरेलल में आपको ओवर रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है, बट तो Parallel सीरीज का resistance? इक्वल करंट आता तो है। सीरीज में आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है, पैरेलल में कम मिलता है। नहीं पाथवेज मिलते हैं। आपको सर पैरेलल में कम ओवर रेजिस्टेंस मिलता है, बट सीरीज में आपको ज्यादा ओवर रेजिस्टेंस मिलता है। Out out. हाँ हाँ चलो ठीक है ना। आधा सर, करके पैरेलल भी तो है। मुझे बताओ यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है? 2/3 की, और यहाँ भी वैल्यू आ रही है? Which is better? राइट साइड पैरेलल। हमारे घरों में पैरेलल कनेक्शन होता है। कोई भी सर्किट आपके डिवाइसेस में भी होती है ना, वो क्या होती है? हमेशा पैरेलल। उसका रीजन ये है कि रेजिस्टेंस कम आ रहा है,